हेलो बच्चों, कैसे हो। कल अपन ने जो वीडियो के अंदर पार्ट 1 के में न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था, उसके आगे का पार्ट 2 के अंदर अपन न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन ने जो न्यायपालिका की भूमिका पढ़ी थी कि न्यायपालिका भारत में किस तरह से कार्य करती है, आज अपन पढ़ेंगे कि भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है। अब क्या पढ़ेंगे कि भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है। भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। भारत में कल अपने आपको बताया था कि भारत में कैसी व्यवस्था है, एकीकृत न्याय की व्यवस्था है। और उसके पश्चात आपको बताया था कि भारत में जो न्यायपालिका की एक पिरामिड की भांति जो मॉडल है, वो एक पिरामिड की भांति हमें दिखता है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इन्हीं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में न्यायपालिका की संरचना बनती है, किस तरह से कार्य करते हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम होता है, उच्च न्यायालय का क्या काम होता है, और जिला अधीनस्थ न्यायालय किस तरह से कार्य करते हैं। तो भारत की जो संरचना है, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसी होती है, एक पिरामिड की भांति होती है। सबसे ऊपर न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की भांति होती है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, और फिर होते हैं जिला अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपरी होता है। सभी राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय स्थित होते हैं, और किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर के एक उच्च न्यायालय भी की व्यवस्था भी बनी हुई है। इनके अधीन अनेक शाखाएं भी इनकी हो सकती हैं। जिला अधीनस्थ जो न्यायालय होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की देखरेख में कार्य करता है। अब अपन बोलेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्या है, ठीक है। सभी फैसले इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो फैसले होते हैं, उन फैसलों को सभी अदालतों को मानने होते हैं। जो फैसले दिए जाते हैं, उनको सभी अदालतें क्या करती हैं, अदालतों को मानना पड़ता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या कर सकता है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। इसके नीचे जो इसके अधीन जो अदालतें होती हैं, उन अदालतों को भी क्या कर सकता है, उनमें जो मुकदमे चलते हैं, उन मुकदमों को के फैसलों को अपने पास मंगवा सकते हैं। जो मुकदमे चलते हैं, उन मुकदमों को अपने पास से मंगवा सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय होते हैं, उन न्यायालयों से, उसके अधीन जो न्यायालय होते हैं, उन न्यायालय से वो क्या मंगवा सकता है, मुकदमों को मंगवा सकता है। किसी भी उच्च न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों को दूसरे उच्च न्यायालय में भी क्या कर सकता है, भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय आपको 3-4 मोटी बातें बताई कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले सभी को मान्य होते हैं। सर्वोच्च किसी भी अदालत में जो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है।
किसी राज्य के उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को किसी दूसरे अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के में भी उस मुकदमे को भेज सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या कर सकता है, तबादला कर सकता है। इसके पश्चात उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के जो फैसले होते हैं उन पे क्या कर सकता है, उनकी अपील पर सुनवाई। न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का क्या करता है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करता है। यानी उच्च न्यायालय के अधीन जो न्यायालय आते हैं उन न्यायालयों का वो क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है, निरीक्षण करता है और उन पर नियंत्रण करता है। फिर 2 नंबर, निचली अदालतों के फैसले पर जो अपील की जाती है। अपील का भी अर्थ बताऊंगी कि निचली अदालतों के फैसले के पर जो अपील की जाती है उस अपील की क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय क्या करता है, जो निचली अदालत होते हैं उन अदालतों के अंदर जो अपील की जाती है उस अपील की क्या करता है, सुनवाई करता है। अपील क्या होती है, किसी निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है या उस फैसले के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए ऊपर के न्यायालय के अंदर जो ऊपरी न्यायालय के ऊपर जाता है उस बात को लेकर के उसको क्या कहा जाता है, अपील कहा जाता है। अर्थात किसी न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष, अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अपील कहा जाता है। फिर 3 नंबर, मौलिक अधिकारों का बहाल करने के लिए क्या जारी की जाती है, रिट जारी करता है। उस न्यायालय क्या करता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का अगर किसी प्रकार का कोई उल्लंघन हो तो क्या की जाती है, रिट जारी की जाती है। 4था नंबर, राज्य के क्षेत्राधिकार में, यानी जिस राज्य के, हमारा जैसे राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय है उस उच्च न्यायालय के अधीन जो क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों के मुकदमों का क्या करता है, निपटारा करता है। उस न्यायालय के लिए फिर एक बार वापस दोहराते हैं कि अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन अधीनस्थ न्यायालयों का उच्च न्यायालय क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है, निरीक्षण करता है, उनका पर नियंत्रण करता है। निचली अदालतों के अंदर जो फैसले की सुनवाई के लिए जो अपील की जाती है उसके ऊपर क्या की है, उस अपील की सुनवाई करता है। अगर मान लीजिए इस निचली अदालत के द्वारा दिए गए फैसले के पक्ष में वो फैसले के पर पुनर्विचार के लिए अपन वापस ऊपरी वाले न्यायालय के अंदर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपन अपील करना कहते हैं। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए न्यायालय के द्वारा क्या जारी की जाती है, एक रिट जारी की जाती है। राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो मुकदमे आते हैं उन मुकदमों का क्या करता है, निपटारा करता है। अब अपन तीसरा जो हमारे पिरामिड न्यायपालिका की तीसरी जो है वो कौन सी है, जिला अधीनस्थ न्यायालय। तीसरा कौन सा है, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। जिले के स्तर पर, जिला स्तर पर जो न्यायालय है उन जिले स्तर पर न्यायालय की व्यवस्था और उसके नीचे और जो क्षेत्र आते हैं उनके अधीनस्थ न्यायालय की किस प्रकार से कार्य करते हैं। जिले में जो मुकदमे दायर किए जाते हैं, जिला स्तर पर जो मुकदमे दायर किए जाते हैं उनकी क्या करता है, सुनवाई करता है। जिले स्तर पर के जो मुकदमे दायर किए जाते हैं उनकी क्या करता है, सुनवाई करता है। एक दूसरी जो फौजदारी व दीवानी मामलों की भी क्या करता है, सुनवाई करता है।
जिला अधीनस्थ न्यायालय जिले के स्तर पर जो मुकदमे दायर किए जाते हैं उनकी सुनवाई करता है। फौजदारी और दीवानी मामलों की भी वो क्या करता है, सुनवाई करता है। ये फौजदारी और दीवानी मामले हमारी विधि व्यवस्था की क्या कहलाती हैं, शाखाएं होती है। हमारी विधि व्यवस्था विधि यानी कानून, विधि यानी कानून, इस विधि व्यवस्था की ये दोनों क्या कहलाती हैं, शाखाएं होती हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि ये फौजदारी और दीवानी मामले होते कौन से हैं। फौजदारी और दीवानी मामले होते कौन से हैं। फौजदारी कानून या फौजदारी मामले। फौजदारी के मामले जो होते हैं, फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं। फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित, ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून क्या मानता है, अपराध। अर्थात मानव की तरह ऐसे कोई व्यवहार या क्रियाएं की जाती हैं जो कानून की दृष्टि में क्या है, अपराध है। जैसे चोरी, डकैती, हत्या, दहेज के लिए परेशान करना, आदि। तो फौजदारी मामले कौन से होते हैं? फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जो व्यक्ति को क्या मानता है, कानून उनको क्या मानता है, अपराध मानता है। वो कौन से हैं? जैसे चोरी, डकैती, दहेज के लिए परेशान करना, हत्या आदि। ये सब किस में आते हैं? फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। इस फौजदारी कानून के अंदर इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले आमतौर पर FIR क्या दर्ज करवाई जाती है? FIR। इस FIR को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी, डकैती, दहेज या अनेक इसमें सम्मिलित होने वाले जो अपराध किए जाते हैं, उन अपराधों के लिए सबसे पहले क्या दर्ज करवाई जाती है? FIR दर्ज करवाई जाती है। और उस FIR दर्ज कराने के बाद में पुलिस जो होती है वो उस अपराध की क्या करती है? जांच करती है। पुलिस अपराध की जांच करती है। तो फौजदारी कानून का इतना अर्थ समझ में आया कि कानून का ऐसा व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून क्या मानता है? उसको अपराध मानता है। जैसे चोरी, डकैती, दहेज के लिए परेशान करना, हत्या आदि सब किसमें आते हैं? फौजदारी मामलों के अंतर्गत आते हैं। ये इस प्रकार के अगर अपराध किए जाते हैं तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या है कि FIR दर्ज करवाई जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जाती है। और इस प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवाने के बाद में पुलिस उस अपराध की क्या करती है? जांच करती है। और व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर उसे क्या कर सकती है? कहाँ भेजती है? जेल। और उस पर क्या लगा सकती है? जेल भेज सकती है और जुर्माना लगा सकती है। क्या लगा सकती है?
जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, तो फौजदारी मामले समझ में आएंगे कानून के ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिसमें कानून उनको क्या मानता है, अपराध मानता है। जैसे चोरी, डकैती, हत्या, दहेज के लिए परेशान करना आदि मामले किसके अंतर्गत आते हैं, फौजदारी मामलों के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के पश्चात और क्या है कि पुलिस उस अपराध की क्या करती है, जांच करती है और दोषी पाए जाने पर इसे कहाँ भेजती है, जेल भेज दिया जाता है और उस पर क्या लगाया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं कि दीवानी मामले कौन से हैं। दीवानी मामले कौन से होते हैं, इनका संबंध व्यक्ति विशेष, इनसे इनका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन, व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन, व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना से। दीवानी मामले कौन से होते हैं, जो व्यक्ति विशेष के अधिकारों से संबंधित हो, उनका उल्लंघन हो या अवहेलना हो, तब कौन से किसमें अपन वहां पर उसकी मुकदमा दर्ज करवाते हैं, दीवानी मामलों के अंतर्गत ये आते हैं। जैसे जमीनी विवाद, किराया विवाद, तलाक से संबंधित मामले आदि इसके अंदर आते हैं। किसी वस्तु की चीज जो अपन खरीदारी करते हैं, चीजों की खरीदारी करना, किराया, तलाक, जमीनी विवाद, ये सब जो मामले हैं वो किस में देखे जाते हैं, दीवानी मामलों के अंतर्गत देखे जाते हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से, यानी पीड़ित पक्ष की ओर से न्यायालय के अंदर, पीड़ित पक्ष की ओर से न्यायालय में क्या करता है, एक याचिका दायर की जाती है। पीड़ित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है और अदालत उस पीड़ित पक्ष को क्या देता है, राहत प्रदान करवाता है। तो समझ में आया होगा कि दीवानी मामले कौन से होते हैं, व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना होने से संबंधित जो मामले होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। जैसे जमीनी विवाद, किराया विवाद, तलाक, चीज की खरीदारी आदि से संबंधित जो मामले आते हैं वो दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय के अंदर पीड़ित पक्ष की ओर से क्या दायर की जाती है, एक याचिका दायर की जाती है और उस याचिका पर की सुनवाई करते हुए और पीड़ित पक्ष को न्यायालय क्या प्रदान करता है, राहत प्रदान करता है। अपील क्या है, अपन ने पीछे आया था कि अपील क्या है। अपील क्या है कि निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनः विचार के लिए अपील से आप क्या समझते हैं, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनः विचार के लिए
में जाता है तो उसे अपील कहते हैं। समझ में आया कि अपील क्या है? अगर किसी निचली अदालत में मान लीजिए कि जिला अधीनस्थ न्यायालय के अंदर जो फैसला दिया गया है उस फैसले से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, तब वह उस पर पुनः विचार करने के लिए उसके ऊपरी वाले न्यायालय में, अगर मान लीजिए कि अपने जिला अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई दायर करवाई है, मुकदमा दायर चलता है, उस पर कोई फैसला दिया गया है, वो अपने पक्ष में नहीं आता है या अपन उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तब अपन कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय में। अगर उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसले से अपन संतुष्ट नहीं होते हैं, तब अपन कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला चाहे अपने पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, वो फैसला अपन को मानना ही पड़ता है। इसलिए अपन वापस इस अपील को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई को वापस पुनः उसके अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनमें नहीं